So our today's topic is optical isomerism. Optical isomerism. This word optical indicates light. फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप ऑप्टिक्स. तो ये जो वर्ड है ऑप्टिकल ये इंडिकेट करता है लाइट को. अब आपको समझना है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये किस तरीके के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराएंगे. मतलब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की. क्या होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. देखिए, अगर आप कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट लें, इसकी पोलैरिटी किसी एक ही डायरेक्शन में आपने रखी हो. अगर आप कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट लें और अगर आप उसको किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉल्यूशन से प्रोवाइड करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई एक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास करा रहे हैं और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये उसकी नॉर्मल डायरेक्शन होती क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने लाइट ली है, और अगर ये रोटेट हो जाए या तो क्लॉकवाइज मीन्स या तो राइट हैंड साइड. अगर ये राइट हैंड साइड ऐसे देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, कैसा रोटेशन है ये क्लॉकवाइज, या फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था और ये रोटेट हो जाए इस डायरेक्शन में, तो ये रोटेट हो गई लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो अगर हमारी लाइट या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, कब, जब हम उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएं, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. इन शॉर्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएं तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे. अब क्वेश्चन में जब भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानने को मिलेगा तो वहाँ तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, वहाँ तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे. आप थियोरी के बेस पे कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशंस देखिए, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसके अंदर एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन जरूर होना चाहिए. अभी इसकी भी कंडीशन समझेंगे हम. और हमारा जो कंपाउंड है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. दो कंडीशंस हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने की, कि जो कंपाउंड है उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन या फिर उसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन होना चाहिए. कंपाउंड में कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. आइए समझते हैं कि क्या है कायरल कार्बन, कैसे हम पहचानेंगे कायरल कार्बन को. तो ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड्स बनाए मैंने. अब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, मीन्स पहली कंडीशन क्या है इसकी कि कार्बन में सारे बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मीन्स कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. फिर ये ए कंपोनेंट, बी, सी एंड डी कंपोनेंट. कार्बन के साथ जो आपने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इससे जो 4 कंपोनेंट्स आपने जोड़े हुए हैं, ये चारों के चारों कंपोनेंट्स ए, बी, सी एंड डी ये इक्वल नहीं होने चाहिए. ये इक्वल नहीं होने चाहिए. तो पहली चीज़ कार्बन होना चाहिए, कार्बन सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. उसमें जो भी 4 कंपोनेंट्स आपने जोड़े हुए हैं वो चारों के चारों कंपोनेंट्स ए, बी, सी, डी जो भी हैं वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक. और दूसरी चीज़ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर इसको हम यहाँ से कट करें या इसको हम ऐसे कट करें तो ये जो 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 पार्ट्स कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए. थर्ड इज इट शुड नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ये कार्बन,
यहाँ हाइड्रोजन OH और CH2। तो आप ये बताइए क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ सिग्मा के साथ साथ और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिग्मा बॉन्डेड। तो ये कार्बन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कार्बन OH CH3Cl। अब देखिए इसको ध्यान से, ये कार्बन, इसने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आपने जोड़े हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ Cl है, ये CH3 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो दूसरी कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ इसमें ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसे हम बोलेंगे कि ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। और इसको हम एक स्टार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड देखिए, ध्यान से, यहाँ एक और हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा 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 बॉन्डेड, मतलब ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट अलग है, ये भी कंपोनेंट अलग है, लेकिन क्या ये जो दोनों पार्ट इस कार्बन से जुड़े हुए हैं ये दोनों अलग है या सेम है? अभी हमें पता चल जाएगा, इसको कट करके देखा जाए। अब ध्यान से देखिए, ये जो दो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, दोनों के दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं। ये दोनों पार्ट आपस में क्या हैं? इक्वल। इट मीन्स इसमें प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कार्बन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वहीं अगर हम इसे ड्रॉ करते ऐसे, और यहाँ पे भी हम CH3 लिख देते। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ चारों के चारों सिग्मा बॉन्डेड, यहाँ भी चारों के चारों सिग्मा बॉन्डेड। इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ से इस प्लेन से कट करें तो आपस में ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला जो सेंटर है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्डेड हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और जो चारों कंपोनेंट है इन्हें इक्वल देखना है, तो इसको हम इस प्लेन से कट कर दें। अब इस प्लेन से अगर आप कट करेंगे तो इस वाले साइड में CH3 है, दूसरे वाले साइड में कोई CH3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला भी सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरीके से आप कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, इस तरीके से आप कंडीशन देख सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बता रही हूँ मैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज? जैसे अगर मैं यहाँ पे लेटर A ड्रॉ करूँ और इसके ठीक सामने एक मिरर लगाऊँ ऐसे, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। अगर मैं इसको उठाऊँ और इसके ऊपर रख दूँ तो इसके सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर अप कर लेंगे। सेम वैसे ही अगर मैं लेटर M की बात करूँ, इसके सामने मैं ऐसे मिरर लगाऊँ तो ये भी इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दूँ तो ये भी पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऐसी मिरर इमेज होती है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसी ही लगती हैं। वहीं अगर मैं R की बात करूँ, लेटर R की बात करूँ और इसके सामने मैं ऐसे मिरर लगा दूँ तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। और अगर आप इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो कुछ
इस तरीके से इमेज बनेगी। अब आप देखिए ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। पहला जो आर आपने लिया था वो कुछ इस तरीके से था और इस आर की जो मिरर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ ऐसे बनी है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं और ये जो मिरर इमेजेस हैं ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। मतलब ये एक दूसरे को कवर अप कर लेंगी लेकिन ये एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगी। तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, मतलब वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं करती। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रोटेशन, है ना। इसे हम डी फॉर्म भी बोलते हैं या डी आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक। और इसी डी को एक्सपेंड करके हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसे हम निगेटिव रोटेशन भी बोलते हैं। इसी को हम एल आइसोमर्स भी बोलते हैं और इसको एक्सपेंड करके हम इसको लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझना है उसके दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है डी फॉर्म और दूसरा होता है उसका एल फॉर्म। एक है डी फॉर्म और दूसरा है उसका एल फॉर्म। अब कैसे आप पता करोगे कि कौन सा कंपाउंड डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा कंपाउंड एल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी कंडीशंस हैं कायरल कार्बन की वो कंडीशंस पूरी तरीके से फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। मतलब एक कार्बन होना चाहिए, उसके सारे सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, उससे जो भी कंपोनेंट हमने लगाए हैं वो सारे कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? अलग अलग। भाई ऐसे दो कंपाउंड में बना ले रही हूँ, कार्बन है, चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स में क्या बना ले रही हूँ? अलग अलग। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट मैं लिख रही हूँ एक है हमारा मीना कंपोनेंट, MENA लिखा है मैंने, और दूसरा है हमारा मीना कंपोनेंट। ठीक है। अगेन एक है हमारा मीना कंपोनेंट। ये मीना लीना जो आपको देखना है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखना है, और दूसरा है हमारा लीना कंपोनेंट। पहली चीज़ जो आपको मीना लीना की बात कर रही हूँ मैं, मीना एंड लीना, ये कहाँ देखना है आपको? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। और तीसरा है LMW एंड HMW। फोर्थ इज HMW, LMW, HMW एंड LMW। ये LMW HMW कहाँ देखना है आपको? LMW एंड HMW ये आपको देखना है वर्टिकल पोजीशन पे। वर्टिकल सीधा, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ठीक है। तो भाई दो सिस्टर्स हैं, एक बड़ी वाली सिस्टर जिसका नाम है मीना, छोटी सिस्टर जिसका नाम है लीना। बड़ी सिस्टर जिसका नाम मीना, छोटी सिस्टर जिसका नाम क्या है? लीना। मीना है क्या रियलिटी में? मीना है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम।
मीना बड़ी बहन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेंगे हम उसे। और लीना क्या है? लीना है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव atom. So here the Meena is more electronegative atom and Leena is less electronegative atom. ये LMW और HMW क्या है? HMW है हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड LMW है लो मॉलिक्यूलर वेट। ये है हाई मॉलिक्यूलर वेट और ये है लो मॉलिक्यूलर वेट। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये Cl और ये OH, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हो गई हमारी मीना और Cl हो गया हमारा लीना। अब लीना को हमें मीना के घर भेजना है। ऊपर CH3 है, नीचे है हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कहाँ पे कम है? तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के केस में हमारा जो वेट है वो क्या है? कम। तो हमारी लीना मीना के घर जाएगी इस तरह से। अब ऐसे जाएगी तो रोटेशन होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? एल फॉर्म। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एंड OH, अगेन हाइड्रोजन क्या है हमारा? लीना, और OH क्या है हमारा? मीना। अब इस कार्बन और फ्लोरीन में किसका वेट ज़्यादा होगा? तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का वेट ज़्यादा होगा, कार्बन का वेट क्या होगा? कम। तो लीना मीना के घर जाएगी इस रास्ते से। अगर ऐसे जा रही है तो रोटेशन क्या है इसका? क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? डी फॉर्म। यहाँ देखिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मीना और लीना हमेशा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखिए, और LMW HMW हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे देखिए। फ्लोरीन है हमारा मीना और क्लोरीन है हमारा लीना। अब क्लोरीन फ्लोरीन के घर जाना चाह रहा है तो ब्रोमीन वाले रास्ते से जाएगा कि आयोडीन वाले रास्ते से? ब्रोमीन वाले रास्ते से, क्योंकि ब्रोमीन वाला रास्ता लो मॉलिक्यूलर वेट या लो एटॉमिक वेट को फॉलो करेगा। रोटेशन कैसा है इसका? एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये एल फॉर्म। अगेन OH एंड NH2, तो ऑक्सीजन है हमारा मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन है हमारा लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है CH3। ऊपर ट्रैफिक कम है तो लीना मीना के घर जाएगी कम ट्रैफिक वाले रास्ते से। अगेन जो रोटेशन है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कौन सा फॉर्म होगा? ये भी एल फॉर्म। इधर है कार्बन, इधर है NH2, तो कार्बन है हमारा लीना, नाइट्रोजन है हमारा मीना। कार्बन नाइट्रोजन के घर हाइड्रोजन वाले रास्ते से कि COH वाले रास्ते से? हाइड्रोजन वाले रास्ते से। तो लीना को पहुंचा दिया हमने मीना के घर। अगेन जो रोटेशन मिला हमें वो मिला एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये एल फॉर्म। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज लीना, ऑक्सीजन इज मीना। This is CH3 and this is C2H5. CH3 low molecular weight, C2H5 high molecular weight. Let's send Lena to Meena. Now the rotation is clockwise, and if the rotation is clockwise, it will be D form. Thank you so much. चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं हम बढ़िया से। तो ये रहा हमारा कार्बन जिसने सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, और जो भी चारों कंपोनेंट्स हैं वो चारों कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। ये कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड और चारों कंपोनेंट्स क्या हैं? अलग अलग। ये रही हमारी मीना और लीना जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, और ये हैं LMW एंड HMW जो हैं वर्टिकल पोजीशन पे। तो मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, HMW हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड LMW लो मॉलिक्यूलर वेट। तो मेरी कहानी में दो बहनें हैं, एक है मीना और एक है लीना। मीना जो है वो बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर, ये है बड़ी बहन, और लीना जो है वो है छोटी बहन। तो हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की इस कहानी में हमारी छोटी बहन को जाना है बड़ी बहन के घर, लेकिन दिक्कत ये है कि जाने के रास्ते दो हैं, वो ऊपर से भी जा सकती है और नीचे से भी जा सकती है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप लेस ट्रैफिक वाले एरिया से जाएंगे कि मोर ट्रैफिक वाले एरिया से जाएंगे?
कॉमन सेंस, आप लेस ट्रैफिक वाले एरिया से जाएंगे। तो ये लीना मीना के घर जाने के लिए लो मोलिकुलर वेट वाला रास्ता फॉलो करेगी कि हाई मोलिकुलर वेट वाला रास्ता फॉलो करेगी? लो मोलिकुलर वाला वेट। तो ये लीना मीना के घर गई थ्रू लो मोलिकुलर वेट। रोटेशन कैसा मिल रहा है हमें? रोटेशन मिल रहा है हमें एंटी क्लॉक वाइज। और अगर हमें एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन मिल रहा है तो ये कौन सा फॉर्म होगा? एल फॉर्म। फिर से समझिए, ये मीना ये लीना, मीना बड़ी दीदी, लीना उनकी छोटी बहन। अब छोटी बहन को जाना है बड़ी बहन के घर, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता फॉलो करेगी या कम ट्रैफिक वाला रास्ता? तो ये HMW हाई मोलिकुलर वेट ज़्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता है, LMW लो मोलिकुलर वेट कम ट्रैफिक वाला रास्ता है। तो लीना मीना के घर जाएगी कम ट्रैफिक वाले रास्ते से। ये पहुंच गई हमारी लीना मीना के घर। रोटेशन कैसा है इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कौन सा फॉर्म होगा इसका? डी फॉर्म होगा। इस तरीके से आप एल और डी फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। एल और डी फॉर्म किसी भी कंपाउंड में पता कर सकते हैं।